हमें आपसे अकेले मिलने में कोई डर नहीं, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी हमसे मिलने में डर नहीं लगना चाहिए। कम से कम हमें भी तो दिखाइए कि आपकी रगों में राजपूती खून दौड़ रहा है। देखिए, मैं तो फकत पैगाम लाने वाला एक नाचीज बंदा हूं। पैगाम का हर हर्फ हमारे शहंशाह का है। जलालुद्दीन अकबर का इतना दुस्साहस कि स्वयं मेवाड़ नरेश को चुनौती दे रहा है। देखिए, हम आप सबसे फिर से एक बार विनम्र आग्रह करते हैं कि आप सभी उत्तेजित होकर नहीं, भावनाओं में बहकर नहीं, विवेक से, बुद्धि से सोचने का प्रयास करें। आलिम खान, तुम यहां से जा सकते हो। आज सूर्यास्त से पहले अकबर को हमारा उत्तर मिल जाएगा। हम जानते हैं हमारे पैगाम से राजपूतों के दिल को ठेस पहुंची होगी। उदय सिंह भी तो राजपूत ही है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा वो हमारा ये पैगाम। और हमें यकीन है वो हमसे जरूर मिलने आएगा। पर हुजूर, ऐसा आपने लिखा क्या है उदय सिंह को पैगाम में? हमने वही किया जो हमें करना था, जो हम करना चाहते थे। हमने बड़े ही शाइस्त अंदाज में उदय सिंह को ललकारा, और राजपूत ललकारने पे बिना दिमाग तवाजन रखे फैसला लिया करते हैं। दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचना आता ही नहीं। राजीराज, वो एक बहुत ही चालाक और काइया प्रकार का व्यक्ति है। ये अवश्य ही उसकी एक नई चाल है, उसकी चुनौती और कुछ नहीं। बस हमें फंसाना चाहता है। उसने एक जाल बिछाया हम सबके लिए। हमें कदापि उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? हम अकबर के इस पत्र का उत्तर ना दें, प्रतिक्रिया ना करें उसकी बातों पर? हम एक सच्चे राजपूत हैं कुंवर प्रताप, एक सच्चे राजपूत। उसने हमारे साहस को ललकारा है। आप क्या अपेक्षा करते हैं हमसे? हम चुपचाप यहां बैठे रहें? राजीराज, वो भली भांति जानता है कि यदि किसी ने भी हमारे साहस को चुनौती दी तो हम भड़क उठते हैं। फिर हम विवेक से नहीं, भावनाओं में बहकर निर्णय ले लिया करते हैं। बस वो यही कर रहा है हमारे साथ। नहीं बाबूजी राज, नहीं। हमारा मानना है कि यदि अकबर शांति नहीं चाहता है तो फिर वो पत्र में दोनों छावनियों के बीच में मिलने का प्रस्ताव क्यों रख रहा है? रावत जी, ये अवश्य ही उसकी एक नई चाल है। वो हमारे दाजीराज पर एक नया जाल बिछाना चाहता है। हो सकता है कि वो धोखे से उन्हें बंदी बना ले। या फिर धोखे से उन्हें उनकी हत्या कर दे। औचिराज, नहीं, हम लोग अवश्य सतर्क रहेंगे। तो फिर भी राणा जी अकबर से मिलने उसके खेमे में थोड़ी जा रहे हैं। क्षमा कीजिए रावत जी, पर आप उस मुगल को पूरी तरह जानते नहीं। वो जितना दिख रहा है उससे और कई गुना अधिक गहरा है। उसने यूं ही इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं करना। चालाकी और मक्कारी उसके रक्त में है।
हम एक बार यदि मान भी लें कि वो हमारे दाजीराज को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, हम एक बार मान लेते हैं, पर वो उनसे बात क्या करेगा? क्या बात करना चाहेगा उनसे? ये आप सभी का भ्रम है। वो आगरा से इतनी दूर यहां बात करने नहीं आया है। दाजीराज वो चित्तौड़ को हत्याने के लिए आया है, और वो अवश्य ही चित्तौड़ को हत्याएगा। मैत्री वार्ता के आधार पर वो चाहता है कि आप उसके वर्चस्व को स्वीकार कर लें, ठीक जैसे उसने मेड़ता नरेश राजा जयमल जी के साथ किया था। इतनी शक्तिशाली सेना होने के पश्चात भी अकबर क्यों बार बार शांति के संदेश भेज रहा है? जयमल जी, आपसे बेहतर उसे और कौन जान सकता है। अमन और शांति तो वो चाहता ही नहीं है, अपना आधिपत्य और वर्चस्व जमाना चाहता है सब। क्या किया उसने आपके साथ? मित्रता के आधार पर उसने आपको धोखा दिया, आपको बंदी बना दिया, आपके संपूर्ण राज्य को हत्या लिया। परंतु कुंवर प्रताप, यह बात अकबर अच्छी तरह से जानता है कि हम भी शक्तिशाली प्रतिद्वंदी हैं। यदि युद्ध होता है तो उसे भी भयंकर क्षति पहुंचेगी। इसलिए हो सकता है वो इस तरह के छोटे मोटे प्रस्तावों के साथ एक सम्मानजनक संधि करना चाहता है। जहां तक मेरी समझ कहती है हुक्म, हमें एक बार अकबर की बात सुननी चाहिए। फौजीराज, युद्ध सदैव विनाशकारी ही होता है। संभव है कि हम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लें, लेकिन एक सत्य यह है फौजीराज कि इस युद्ध में हमें भीषण जन धन हानि का सामना करना होगा, और जिसके लिए इस समय मेवाड़ तैयार नहीं है। इसलिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए शांति के लिए फौजीराज। हो सकता है कि तर्क के स्तर पर आप सब जो कह रहे हैं वो सही हो, किंतु वो मुगल अमन और शांति नहीं चाहता। दाजीराज वो तो मात्र हिंदुस्तान का शहंशाह बनना चाहता है। राणा जी, हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। यह विषय बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है, इसलिए निर्णय लेने से पहले हम इस विषय के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सब भी इस बारे में सोचें। इसलिए हम सब एक पहर बाद फिर यहां वापस मिलेंगे। धीर भाई जी, आपको ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात करनी थी हमसे? क्या बात है धीर भाई जी, इतनी उद्विग्न क्यों हैं आप? राणा जी, हम जानते हैं कि हमें राजनीतिक क्षेत्रों में बोलने का कोई अधिकार नहीं, परंतु आपको आपत्ति ना हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं हमसे। बोलिए धीर भाई जी, आपकी सलाह कई बार हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है, इसलिए जो भी कहना चाहती हैं निर्भीक होकर कहिए। राणा जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि युद्ध आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित कर जाता है। किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होता, और कुछ समय के बाद ना हार का कोई अर्थ होता है और ना जीत का। चारों ओर विनाश ही विनाश हो जाता है। सैनिक तो युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त कर जाएगा, परंतु घरों में उनकी प्रतीक्षा करने वाली स्त्रियां, उनका जीवन दयनीय हो जाता है। बहुत बेबस होकर जीना पड़ता है उन्हें। बच्चों को सारा जीवन बिना पिता के निकालना पड़ता है।
उनका समूचा भविष्य उनकी आंखों के सामने नष्ट हो जाता है राणा जी। दुर्ग में रहने वाली किसी भी स्त्री के लिए युद्ध किसी भयानक सपने से कम नहीं। हम सब जानते हैं कि युद्ध के बाद क्या होता है। रानी कर्णावती ने 13,000 राजपूतनियों को लेकर जौहर किया था। आज भी इस महल में हर एक ईंट में उनकी दुखद स्मृतियां बैठी हैं। हम जानते हैं कि आप इतिहास को नहीं दोहराना चाहते। हारने वाली सेना से जुड़ी हर स्त्री को शत्रु पक्ष जीत का पुरस्कार समझकर नोच नोच कर खाता है राणा जी। तो आप क्या चाहती हैं? हमें क्या करना चाहिए धीर भाई जी? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अकबर बहुत ही चालाक और मक्कार है। हो सकता है कि उसके मन में शांति का विचार ही ना हो सकता है राणा जी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, परंतु अमन का प्रस्ताव सामने से आया है। हमें एक बार तो प्रयास करना पड़ेगा। हमारी प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए आपको एक बार तो अकबर से मिलना होगा ना राणा जी। हम कुछ और कर ना पाए तो कोई बात नहीं, पर हर संभव प्रयास करना चाहिए। जल्दी दुर्ग के अंदर आइए। समय नहीं है हमारे पास, शीघ्र चलिए। अजंते, क्या आप अभी इसे उचित मार्ग समझती हैं? कुंवर प्रताप, छोटी माँ भी तो ठीक ही कह रही है ना। इससे कितना नरसंहार और रक्तपात रुक सकता है। पता नहीं आप सबको हो क्या क्या है। पता नहीं छोटी माँ को हो क्या क्या है। वो चाहती है कि हम उस मुगल से शांति वार्ता कर लें। अरे आप सब क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो हम सबको मूर्ख बना रहा है। वो एक नाग है, एक विशेला नाग, जो अपने संतान तक को भी खाने में हिचकिचाएगा नहीं। पता नहीं रानी माँ को क्या हो गया है। हम भी कोई युद्ध उन्मादी नहीं है अजब। हम भी नहीं चाहते कि हमारे सैनिक व्यर्थ में मरे, और उस मुगल से शांति की अपेक्षा करना वो एक दिवा स्वप्न होगा। वो मुगल इस समूचे भारतवर्ष का शहंशाह बनना चाहता है, और अजब हम उसे ऐसा बनने नहीं देंगे, कदापि नहीं। कुंवर प्रताप, अकबर भी तो हमसे बस बात ही करना चाहता है ना, तो फिर उसकी शर्तें मानना न मानना हमारे ही हाथों में है। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आप भी हमसे यही भाषा बोलेंगे। इस घेराव वाली स्थिति से सभी बहुत चिंतित हैं, और ऐसा पहले भी हो चुका है इस दुर्ग में। ये भयावह स्मृति आज भी सभी के कण कण में बसी है, सभी की आत्माओं में बसी है, और इसीलिए सब भीतर से भयभीत है। फिर किसी लंबे घेराव के लिए हम तैयार भी तो नहीं थे, और ऐसे में यदि एक बूंद रक्त बहाए शांतिपूर्ण समझौते से यदि कोई संभावना हमारे सामने आ जाए तो हमें उसे परख लेना चाहिए। अगर हमें चुनना होता तो हम भी शांति का मार्ग ही चुनते, पर उस मुगल के साथ ये संभव नहीं है संभव। कुंवर प्रताप, हम जानते हैं कि आपके मन में अकबर को लेकर बहुत शत्रुता है, और आप उससे युद्ध भी करना चाहते हैं, उसे हराना चाहते हैं युद्ध में, परंतु कभी कभी अपने राष्ट्र के हित में अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को दबा देना ही समझदारी का काम होता है। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि हम ये युद्ध निजी व्यक्तिगत शत्रुता के लड़ रहे हैं। आप हम पर यह आरोप लगा रहे हैं। नहीं कुंवर प्रताप, ये हमारे कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं था। बस कुंवर प्रताप, क्या दोनों भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं? दादा भाई, हम गर्भवती है, शीघ्र ही आपका भांजा जन्म लेने वाला है। इसके भविष्य के बारे में सोचिए। दादा भाई, शांति प्रयासों का समर्थन कीजिए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप सभी हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रहे। ये युद्ध हमारा निजी व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। ये युद्ध हम अपने आने वाले भांजे चित्तौड़ के हर एक नागरिक और समूचे भारतवर्ष के लड़ रहे हैं, अपनी निजी उपलब्धि या निजी शत्रुता के लिए नहीं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि कोई हमारी बात समझ क्यों नहीं पा रहा है। वो हमें मूर्ख बना रहा है, और तुम्हारे अपने परिवारजन हमें समझ नहीं पा रहे। अपने परिवारजन। हम समझते हैं आपको दादा भाई, और मानते भी हैं
किंतु अगर युद्ध से पहले शांति की एक किरण दिखाई दे तो उसको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। शांति की किरण, शांति की किरण। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही सही है। हम तो बस यही आशा करते रहेंगे कि आप लोग जो भी निर्णय ले, आप लोगों को इसके लिए पछताना ना पड़े। छोटी माँ भी तो ठीक ही कह रही है ना। इससे कितना नरसंहार और रक्तपात रुक सकता है। इस घेराव वाली स्थिति से सभी बहुत चिंतित हैं और ऐसा पहले भी हो चुका है इस दुर्ग में। ये भयावह स्मृति आप आज भी सभी के कण कण में बसी है, सभी की आत्माओं में बसी है और इसीलिए सब भीतर से भयभीत है। आपका भांजा जन्म लेने वाला है, इसके भविष्य के बारे में सोचिए, शांति प्रयासों का समर्थन कीजिए। जहां तक मेरी समझ कहती है, हुक्म, हमें एक बार अकबर की बात सुननी चाहिए। लेकिन एक सत्य यह है भौजीराज के इस युद्ध में हमें भीषण जन धन हानि का सामना करना होगा और जिसके लिए इस समय मेवाड़ तैयार नहीं है। कोई हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रहा है? यहां तक कि हमारी पत्नी भी हमें समझ नहीं पा रही है। और खाओ। क्या खबर? आलिम खान को वापस लौटे तकरीबन 1 पहर हो चुका है हुजूर, लेकिन हमारे अमन के पैगाम का उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जरूर आएगा। हमारा सियासी तर्जबा कहता है कि पैगाम जरूर आएगा। हम इन राजपूतों को अच्छी तरह जानते हैं। उदय सिंह हमारा अमन का पैगाम मंजूर कर हमसे मिलने के लिए अकेला जरूर आएगा। अकबर के निमंत्रण पत्र पर गहराई से विचार करने के बाद बहुत ध्यान से और उत्तरदायित्व के साथ हमने ये उत्तर लिखा है। यदि अपने नागरिकों के लिए शांति की हमें तनिक भी संभावना दिखती है तो युद्ध से पहले उस शांति संभावना का ध्यान रखते हुए हमें उसे प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम राणा उदय सिंह ये निर्णय लेते हैं कि हम कल दोपहर मैत्री वार्ता के लिए अकबर से मिलने जाएंगे। आखिर राजपूत हमारे जाल में फंसी गई। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती चित्तौड़ पर फतेह हासिल करने से।